दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 752 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। अंततः बिहार में वही हुआ जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा से नाता तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो लिए। वैसे तो वह पहले भी कई बार पाला बदल चुके हैं, लेकिन इस बार उनके लिए अपने निर्णय के औचित्य को सही सिद्ध करना इसलिए कठिन होगा क्योंकि इस आरोप में दम नहीं कि आरसीपी सिंह के जरिए जदयू को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। वास्तव में इससे हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर केंद्र में मंत्री बन गए थे। जदयू नेता राजग गठबंधन से बाहर आने के कारणों में चिराग पासवान मॉडल की भी चर्चा कर रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जदयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारकर नीतीश कुमार को झटका दिया था। लेकिन क्या उन्हें इतने दिन बाद यह समझ आया कि चिराग ने भाजपा के इशारे पर ऐसा किया? एक सवाल यह भी है कि यदि नीतीश कुमार 77 सदस्यों वाली भाजपा के दबाव का सामना नहीं कर पा रहे थे तो फिर 79 सदस्यों वाली राजद के दबाव से कैसे निपट पाएंगे? अब तो उन्हें राजद के साथ महागठबंधन के अन्य दलों को भी संतुष्ट करना होगा। यह आसान नहीं होगा क्योंकि इस बार संख्या बल के मामले में जदयू कहीं कमजोर है। बिहार में सत्ता की चाबी भले ही जदयू के पास हो, लेकिन अब वह तीसरे नंबर की पार्टी रह गई है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन को छोड़ा था तो इससे आजिज आकर कि राजद नेता शासन संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहे थे और वह उसे रोक नहीं पा रहे थे। क्या इस बार वह ऐसा करने में सक्षम होंगे और वह भी ऐसे समय जब सुशासन बाबू की उनकी छवि पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और बिहार विकास के पैमाने पर पिछड़ा है? अब तो उसके और पिछड़ने का अंदेशा है। नीतीश कुमार को उन सवालों के भी
जवाब देने होंगे, जिनके तहत वह राजद नेताओं के भ्रष्टाचार को रेखांकित किया करते थे। निसंदेह न तो गठबंधन राजनीति में टूट फूट नई बात है और न ही जनादेश की अनदेखी किया जाना, लेकिन यह एक तथ्य है कि बार बार पाला बदलने वाले दल अपनी साख गंवाते हैं। यह सही है कि नीतीश कुमार के पास अब पहले से अधिक विधायकों का समर्थन होगा, लेकिन इसमें संदेह है कि वह अब अपने हिसाब से शासन का संचालन करने में ज्यादा सक्षम होंगे। जहां तक भाजपा की बात है, उसके सामने बिहार में अपने बलबूते अपनी जड़ें जमाने की चुनौती आ खड़ी हुई है। उसके पास इस चुनौती का सामना करने के अलावा और कोई उपाय भी नहीं। चेंज किसी भी राज्य के विकास के लिए यह आवश्यक होता है कि उसका केंद्र सरकार के साथ बेहतर तालमेल हो। इस दिशा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नीति आयोग की बैठक में शामिल होकर और प्रदेश की आवश्यकताओं को केंद्र के समक्ष रखकर उचित किया है। ऐसी बैठकों में मुख्यमंत्री को शामिल होना ही चाहिए। मान ने विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए कहा भी है कि पिछले 3 वर्षों में इस तरह की जो भी बैठकें हुई, उनमें प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुआ। उनके इस बयान से यह तो स्पष्ट होता है कि ऐसी बैठकों में राज्य के मुख्यमंत्री का उपस्थित होना राज्य के लिए हितकारी है, लेकिन बैठक के अगले ही दिन उन्होंने जिस तरह से विद्युत संशोधन विधेयक के खिलाफ केंद्र पर हमला किया है और सड़क से संसद तक लड़ाई की बात की है, उससे कुछ आशंकाएं पैदा होना स्वाभाविक है। यदि पंजाब सरकार केंद्र के खिलाफ संघर्ष के रास्ते पर चलती है तो इससे प्रदेश का भला नहीं होने वाला है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने भी विधेयक का विरोध किया है, लेकिन विपक्षी दल तो आमतौर पर विरोध की राजनीति ही आजकल कर रहे हैं। राज्य के हित का ध्यान तो हर पार्टी को रखना ही चाहिए, लेकिन सबसे अधिक जिम्मेदारी व जवाबदेही सरकार की होती है। केंद्र से टकराव का नुकसान पंजाब पिछले कुछ समय में झेल चुका है। 1 वर्ष तक चले किसान आंदोलन के दौरान रेल और सड़क यातायात लंबे समय तक बाधित रहने के कारण उद्योग, व्यापार व कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इससे प्रदेश के राजस्व को काफी चपत लगी थी। प्रदेश पर इस समय 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण है और 20,000 करोड़ रुपए के लगभग तो सरकार ब्याज ही दे रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जाए। प्रदेश आर्थिक संकट से तभी बाहर आ सकता है जब विकास की गति तेज हो। प्रदेश सरकार को इसके बारे में
गंभीरता से सोचना होगा। किसी भी मुद्दे पर राजनीतिक लाभ हानि का ध्यान तो राजनीतिक पार्टियां रखती ही हैं, लेकिन प्रदेश का हित सरकार के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। स्टॉप।